हिंदी और क्षितिज भाग 2 पाठ 9 संगतकार। हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सिटीज एजुकेशन से। आज हम आपके पाठ्यक्रम से चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है संगतकार और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। इस कविता में कवि ने संगतकार के बारे में बताया है, यानी जो आपके बैक सिंगर्स होते हैं उनकी जो अहमियत होती है, जो उनका योगदान रहता है एक मुख्य कलाकार का या फिर जो मेन सिंगर है उसके साथ देने में, वो चीजें जो है यहाँ पर मंगलेश डबराल जी ने दिखाने की कोशिश की है, ताकि हम भी जो है संगतकार के या फिर जो बैक सिंगर्स होते हैं उनके महत्व को समझ पाएं। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करवाते हुए हम कविता को शुरू करते हैं और संगतकार यानी बैक सिंगर्स के बारे में कुछ जानकारियां कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कविता का पहला काव्यांश है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। इसके कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं ताकि अर्थ जानने में आसानी हो। भारी स्वर कहा गया है गंभीर आवाज को। कमजोर होता है दुर्बल। गरज कहा जाता है बहुत गंभीर या घोर शब्द को। गूंज कहा जाता है प्रतिध्वनि को, यानी जो गूंज कर वापिस आती है, सेम टू सेम जो आवाज होती है, जो रिपीट होती है। तो अब इसके अर्थ जान लेते हैं ताकि व्याख्या करने में आसानी हो। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, यानी जो मेन सिंगर है उसके जो चट्टान जैसे भारी स्वर हैं, जो उसके गंभीर आवाज है, उसका साथ देने वाली वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। जो आवाज जो है मुख्य गायक का साथ दे रही थी, वो आवाज बहुत सुंदर थी लेकिन बहुत ही कमजोर थी, यानी दुर्बल थी और कांपती हुई सी लग रही थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। अब ये आवाज सुनकर जो है कहा जा रहा है या फिर अंदाजा लगाया जा रहा है, यानी जो बैक सिंगर है वो शायद मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या उनका कोई सीखने वाला उनका शिष्य है जो उनसे गाने की सीख ले रहा है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या फिर जो दूर के रिश्तेदार होते हैं जो बहुत दूर से पैदल चलकर जो है उनके पास सीखने आया करता है। मुख्य गायक की गरज में, जो मुख्य गायक की गंभीर आवाज है उसमें वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से कि वो जो है बहुत टाइम पहले से लेकर जो है मुख्य गायक के साथ जो है अपनी आवाज को मिलाता आया है। अब आप किस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे या फिर कवि जो हमें समझाना चाहते हैं वो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आइए व्याख्या में जानते हैं। तो व्याख्या हम दो दो पंक्तियों के साथ करेंगे। जैसे मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी व गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगतकार यानी जो मुख्य गायक का साथ देने वाले सह गायक होते हैं उनकी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, तो वह आवाज हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर स्वर का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि कवि उस संगतकार की आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहे हैं कि यह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है या मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उनका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। और सबसे खास बात यह है कि यह संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया है तब से उसका साथ देने आया है,
यानी शुरू से ही वह संगीतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर आया है। यानी शुरू से ही वह संगीतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उनके संगीत को और प्रभावशाली बनाता आया है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो संगीतकार है उनका भी अहम रोल रहता है संगीतकार के संगीत को और ज्यादा अच्छा बनाने में। इन पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगीतकार की ओर लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं, क्योंकि जितना योगदान किसी गायन में मुख्य संगीतकार का होता है उतना ही योगदान संगीतकार का भी होता है। उसकी आवाज भले ही धीमी आती हो, परंतु उसकी आवाज में भी मधुरता और सुंदरता होती है। कवि अनुमान लगाते हैं कि वह संगीतकार का कोई भाई या शिष्य या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, क्योंकि वह संगीतकार की भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पर जो एन में कवि जो है अंदाजा लगा रहे थे, वो क्यों लगा रहे थे? क्योंकि जो संगीतकार है यानी जो बैक सिंगर है वो मुख्य सिंगर के साथ जो है बहुत टाइम से रह रहा है और अपनी जो संगीतकार की भूमिका है उसको निभा रहा है। अगला काव्यांश है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब यहाँ पर भी पहले हम कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। अंतरा, अंतरा जो है वो कहा जाता है मुखड़े को छोड़कर गीत के शेष भाग को, यानी जो मुखड़ा होगा उसको छोड़कर जो गीत होता है उसको अंतरा कहा जाता है। जटिल होता है कठिन, और ताना, ताना जो है वो कहा जाता है संगीत में स्वरों का कलात्मक विस्तार जो होता है, जिसको आप तान भी कहते हैं। सरगम, सरगम कहा जाता है 7 सुरों का जो समूह होता है। और अनहद यानी सीमातीत, और नौसिखिया कहा जाता है जिसने कोई काम हाल ही में सीखा हो या फिर जो किसी काम को करना सीख रहा हो। अब इनके अर्थ जान लेते हैं पंक्तियों के। कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी जो मुख्य गायक है जब वो अपना जो अंतरा है उसका जो कठिन जो ताना बाना होता है गाने का उसके में खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, या फिर वो जो है अपने ही जो 7 सुर होते हैं उनमें उलझ जाता है और भटकता है, जो उसके मेन जो सुर होते हैं गाने के उससे जब वो भटक जाता है तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तो उस समय जो संगीतकार होता है, जो बैक सिंगर होता है, वही जो है उस सिंगर की जो प्रतिष्ठा होती है उसको संभाल लेता है, यानी उसको थाम लेता है। जो वो भटक जाता है रास्ते से उसको वापस जो है रास्ते पर ले आता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, और उस समय ऐसा लगता है जैसे वो संगीतकार यानी जो बैक सिंगर है वो जो मेन सिंगर है उसके सामान को जो उसने पीछे छोड़ दिया है उसको समेट कर आगे चल रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। और जैसे जो संगीतकार है वो मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा हो, जैसे बचपन में जब वो गाना गा रहा होता हो तो उसका जो गुरु हैं वो उसके सुरों को जो है साथ में लेकर जो है उसे आते थे कि वो जहां से गलत जा रहा है उसको सही तरीके से किस तरह से गाना है। वैसे ही जो है जब गायक अपने मेन जो गाना है उसको भूल कर अपने ही धुन में जो है सुरों से भटक जाता है, तो संगीतकार ही जो है उसको मेन सुरों तक पहुंचाने में सहायता करता है और उसकी जो इज्जत है जो गलत गाने पर जा सकती है उससे उसको बचा लेता है। तो अब जो है इन पंक्तियों की आप व्याख्या किस तरह से करेंगे, यानी किस तरह से इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। गायक जब अंतरे की जटिलताओं के जंगल में खो चुका होता है, तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मगन या तल्लीन हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है।
या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यानी असली सुरों को ही वो भूल जाता है और अपने ही गीत या ताल में, यानी असली सुरों को ही वो भूल जाता है और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वरों के उच्चारण को भूल जाता है। वह संगीत के उस मोड़ पर आ जाता है जहां अंत निकट हो, यानी वो जो है अपना जो उसके 7 सुर हैं गाने के, उससे बहुत ज्यादा भटक जाता है और अपने आप की जो है बेइज्जती कराने के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। ऐसी स्थिति में संगतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है, वही उस समय सही सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की मदद कर उसे उस विकट स्थिति से बाहर लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है। जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, वह संगतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है। अर्थात संगतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। यहाँ क्या है कि जो संगतकार है, जो बैक सिंगर्स हैं, वो हमेशा जो है मेन जो सुर रहते हैं गाने के, उन्हीं को दोहराते रहते हैं, ताकि अगर कभी जो सिंगर हैं वो भटक जाएं अपने लय से, वो जो है बैक सिंगर्स को सुनकर जो है वापिस अपने सुरों में आ पाए। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कवि आगे कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है। उस समय उस मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह नया नया गाना सीखता था और नौसिखिया था और उसका गुरु उसके सुरों से भटकने ना देकर सही सुरों पर बने रहने में उसकी मदद करता था। तो यहाँ पर जो मुख्य गायक हैं, उसके गुरु के रूप में जो है संगतकार को कवि ने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि एक गुरु ही जो है अपने शिष्य को भटकने पर वापस जो है सही रास्ते पर लाता है। तो यहाँ पर जो संगतकार है, जो बैक सिंगर है, वो भी जो है मुख्य सिंगर की, यानी जो मेन सिंगर है, उसके गुरु की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब कभी जो है मेन सिंगर अपनी धुन में खो जाते हैं, जब वो जो है गलत सुर पकड़ने लग जाते हैं, तो वो बैक सिंगर की सहायता से ही जो है अपने सुर में वापस लौट पाते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में हमें ज्ञात होता है कि संगीतकार की भूमिका एक मुख्य संगीतकार के लिए क्या है। संगीतकार हमेशा मुख्य गायक के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। जब जब भी गायक अपने संगीत की मुख्य लय से भटक जाता है, तो संगीतकार ही मुख्य सुरों तक वापस लाने में उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पर देखिए, कवि जो है हमें बैक सिंगर्स के बारे में कितनी डिटेल्ड में बता रहे हैं कि जो बैक सिंगर हैं उनको जो है हमें कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो जो है कभी कभी जो मेन सिंगर्स है उनके गुरु की भूमिका भी निभा देते हैं। अगला काव्यांश है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अब यहाँ पर भी पहले हम कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। जैसे तार सप्तक यानी संगीत शास्त्र से संबंधित एक विद्या, भाव विचार या इंस्पिरेशन, उत्साह यानी जोश, ढांढस बांधना होता है तसल्ली देना, और राग कहा जाता है किसी खास धुन में बिठाए हुए स्वर का ढांचा। तो अब इसके अर्थ जान लेते हैं ताकि आप व्याख्या आसानी से कर पाएं। जैसे तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यानी जो मुख्य गायक है जब वो एक विशेष प्रकार का संगीत गा रहा होता है, तो उसका गाते गाते जब गला बैठने लग जाता है,
प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। जैसे जो उसके भाव विचार हैं या प्रोत्साहन परक जो विचार हैं, जब वो उसका साथ छोड़ने लग जाते हैं और जो उसका जोश है वो खत्म होने लगता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ और उसकी आवाज भी जो है बिल्कुल बैठने लग जाती है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता, तभी जो है जो मेन सिंगर है उसको तसल्ली देते हुए बांधता, तभी जो है जो मेन सिंगर है उसको तसल्ली देते हुए कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कहीं से जो है जो बैक सिंगर है, जो संगतकार है, उसकी आवाज जो है उस गायक को सुनाई देती है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। यानी जो संगतकार है वो कभी कभी जो है ऐसे ही मुख्य गायक का साथ देने लग जाता है, उसे ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है। क्योंकि जब जब जो है मेन सिंगर थोड़ा जोश समाप्त होने लगता है उसका, जब जब वो जो है थोड़ा थकावट महसूस करने लगता है, तब तब जो है संगतकार उसके स्वर में स्वर मिलाकर जो है उसको तसल्ली देने लगता है कि यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, कि जो राग गा चुके हैं हम, यानी जो लाइंस गीत की हम गा चुके हैं उसको दोबारा भी गाया जा सुनाता है या फिर उसको बताता है कि वो जो है अपनी थकावट को ज्यादा महसूस ना करे, क्योंकि जो संगतकार है वो हमेशा उसके साथ खड़ा है। अब इनकी व्याख्या जान लेते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र संबंधित विद्या का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उसके सुर संभलते नहीं हैं। तब गायक को ऐसा लगता है जैसे अब उससे आगे गाया नहीं जाएगा, उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ। उस समय मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाला व उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक फिर नए जोश में गाने लगता है। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है। यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। कोई भी जो उसका साथ हर वक्त देता है और यह बताने के लिए कि जो राग या गाना एक बार गाया जा चुका है उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी मुख्य गायक अपने द्वारा गाई गई पंक्तियों को दोहराना नहीं चाहता, जिस वजह से वह अपनी लय से भटकने लगता है। तभी मुख्य गायक का साथ देने संगतकार आ जाता है और मुख्य गायक को हौसला देता है कि जब जब भी वह डगमगाएगा उसका साथ देने के लिए वह हमेशा उसके साथ है, और जो पंक्तियां मुख्य गायक गा चुका है उन पंक्तियों को भी दोहराया जा सकता है। यानी इन पंक्तियों में भी कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो संगतकार है वो हमेशा हर पल जो है मुख्य गायक के साथ खड़ा रहता है, उसके हर मुसीबत में जो है उसका साथ देता है, उसका हौसला बढ़ाता है, उसको डगमगाने नहीं देता है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में हमें ज्ञात होता है कि संगतकार की भूमिका मुख्य गायक के जीवन में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि जब जब भी मुख्य गायक अपना गीत गाते हुए कोई गलती करता है या कहीं कुछ भूल जाता है तो संगतकार उसकी गलतियों को छुपाने के लिए उसके द्वारा गाई गई पंक्तियों को दोहराता है। इससे मुख्य गायक को संभलने का मौका मिल जाता है। तो देखिए जो संगतकार है वो कितनी अहम भूमिका निभाता है एक मेन सिंगर की लाइफ में। अगला काव्यांश है
और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। जैसे हिचक यानी संकोच, विफलता कहा जाता है नाकामयाबी को, और मनुष्यता यानी इंसानियत। तो इन पंक्तियों के अर्थ देखिए कि और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, कि जो संगीतकार है उसकी जो वो आवाज है जो है एक तरह का संकोच जो है वो साफ सुनाई देता है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है। जो बैक सिंगर्स होते हैं, जो संगीतकार हैं, वो कभी भी जो है मुख्य सिंगर जो होता है, जो मेन सिंगर होता है, उससे ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं गाते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी जो आवाज है वो धीमी रहे। लेकिन इस चीज को जो है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। जो ये चीजें हैं उनको जो है उस संगीतकार की विफलता या नाकामयाबी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसकी इंसानियत समझनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा है कवि ने, ये हम व्याख्या में एक्सप्लेन करेंगे। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी हैं कि जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज में एक संकोच साफ सुनाई देता है। और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी रहे, अर्थात उसका स्वर भूल कर भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो जाए, इसका ध्यान वह बहुत अच्छे से रखता है। उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, लेकिन हमें इसे संगीतकार की कमजोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, यह उसका मानवीय गुण है। यहाँ देखिए कवि ने साफ किया है सिंगर के प्रति जो है अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनको नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो जो है हमेशा नीचा गाते हैं। जो मैन सिंगर्स है उनकी आवाज के बराबर भी वो कभी नहीं गाते, बल्कि उनकी आवाज से हमेशा बैक सिंगर्स की आवाज हमेशा थोड़ी सी धीमी रहती है। इन पंक्तियों का भावार्थ जान लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि संगीतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देते हैं। यह संगीतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योगदान और सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता है और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो मैन सिंगर है, वो देखिए इस कविता में पहले भी कहा गया है कि जो मैन सिंगर है वो कभी कभी जो है जोश में अपना होश गवा देते हैं, यानी वो जो है सुरों के साथ इतने भटक जाते हैं कि वो अपने जो सही सुर हैं, जो सही पंक्तियां हैं, उनको ही भूल जाते हैं। तो उनको जो है वापस उन सुरों में लाने का काम कौन करता है? संगीतकार, यानी जो बैक सिंगर्स होते हैं। तो अगर बैक सिंगर चाहते तो वो जो है मैन सिंगर्स को रिप्लेस कर सकते थे, यानी दूसरों को ये दिखा सकते हैं कि हम जो है मैन सिंगर से ज्यादा काबिल हैं, हम कभी कुछ नहीं भूलते हैं, हम हमेशा सुरों में रहते हैं। लेकिन जो बैक सिंगर्स हैं वो जानबूझकर जो है अपने जो स्वर हैं उनको हमेशा मैन सिंगर से नीचे रखते हैं, धीमा रखते हैं, ताकि कहीं पर भी जो है मैन सिंगर की बेइज्जती ना हो जाए। तो ये जो योग्यता होती है, ये जो त्याग है, ये जो है उनके जो मानवता है उसका अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वो, कि वो जो है एक इंसानियत के नाते मैन सिंगर्स को नीचा नहीं दिखाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो ये कविता है संगीतकार, इसके माध्यम से जो बैक सिंगर्स की इमेज है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और आप जो है समझ पाए होंगे कि जो संगीतकार हैं, बैक सिंगर्स हैं, वो कितने अहम रोल रखते हैं एक मैन सिंगर के आगे या फिर उनकी लाइफ में। और इसी तरह की लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस